ए रहबरे मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है कौन मरा, ये जलते हुए घर किसके हैं, ये कटते हुए तन किसके हैं, तकसीम के अंधे तूफान में लुटते हुए गुलशन किसके हैं, बदवक्त फिजाएं किसकी हैं, बर्बाद नशे मन किसके हैं, कुछ हम भी सुने हमको भी सुना, ए रहबरे मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है कौन मरा। हमारे इस सदन के माननीय सदस्य श्री नरेश गुजराल जी के पत्र का संतोषजनक जवाब नहीं देती है, तब तक मैं किसी भी तरीके से दिल्ली के पुलिस को दी जाने वाली क्लीन चिट को मानने के लिए माननीय मंत्री जी तैयार नहीं हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन बहस कर रहा है। कल लोकसभा में बड़ी विस्तृत चर्चा और उस पर माननीय गृह मंत्री जी का जवाब भी हम लोगों के सामने है। बहुत से सवाल हैं, इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं। एक सवाल साहिर लुधियानवी ने पूछा था, आज से कोई 50-60 साल पहले, एग्जैक्ट तारीख तो मुझे नहीं पता है। मैं उस सवाल के बारे में जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद साहिर साहब ने वो सवाल आज की सरकार से और आज के गृह मंत्री जी से पूछा था, जो 50-60 साल के बाद भी आज प्रासंगिक है। ए रहबरे मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है कौन मरा, ये जलते हुए घर किसके हैं, ये कटते हुए तन किसके हैं, तकसीम के अंधे तूफान में लुटते हुए गुलशन किसके हैं, बदवक्त फिजाएं किसकी हैं, बर्बाद नशे मन किसके हैं, कुछ हम भी सुने हमको भी सुना, ए रहबरे मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है कौन मरा। मैं चाहता हूं जब माननीय गृह मंत्री जी जवाब दें अपना, तो साहिर लुधियानवी के इस सवाल का जवाब भी आपको देना चाहिए। आज भी प्रासंगिक है, मैंने कहा आज भी प्रासंगिक है। चलिए चेयर को, आज के हालात क्या हैं, आज के हालात क्या हैं, इस पक्ष से कुछ और कहा जाता है, हमारी तरफ से कुछ कहा जाता है, उधर से कुछ कहा जाता है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं देश के एक ऐसे बड़े नेता के बयान को यहां रखना चाहूंगा, आपके सामने उद्धृत करना चाहूंगा, जिनका एक्रॉस पार्टी लाइन पूरे देश के अंदर बड़ा सम्मान है, जिनकी देश के प्रति निष्ठा पर, जिनकी धर्मनिरपेक्षता के प्रति निष्ठा पर, जिनकी लोकतंत्र के प्रति निष्ठा पर कोई सवालिया निशान आज किसी पक्ष की तरफ से लगाया नहीं जा सकता। मैं शिरोमणि अकाली दल के सर्वे सर्वा माननीय डॉक्टर प्रकाश सिंह बादल जी के हमारे लिए सम्मानित हैं, मैं उनके बयान को यहां उद्धृत करना चाहता हूं। इन हालात पर उन्होंने क्या कहा? देयर आर 3 main ideas enshrined in our constitution: secularism, socialism, and democracy. Today there is no secularism nor any socialism. The rich are getting richer, the poor are becoming poorer. However, democracy is present only at 2 levels, one in parliamentary elections and other is in state elections. Rest, it can't be found anywhere either. इसका मतलब क्या है? बादल साहब कोई राजनीतिक लाभ की प्राप्ति के लिए तो ऐसा बयान दे नहीं सकते। बादल साहब उम्र के अब जिस पड़ाव में हैं, वहां उनसे कम गंभीर होने की भी उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं ये चाहता हूं
कि हमारी न माने, विपक्ष की न माने, कम से कम आज की जो हमारी मौजूदा सरकार है उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सबसे पुराने और सबसे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह बादल जी के बयान का संज्ञान लेना चाहिए और उस पर बहुत ज्यादा न चल सकें, 100 कदम न चल सकें तो 10, 20, 50 कदम बादल साहब के बताए हुए रास्ते को या बताए हुए उनकी जो स्थिति है उस पर गौर करके 2-4 कदम आगे बढ़ना चाहिए। बड़ी तारीफ की गई कल, और दिल्ली पुलिस को सारे का सारा समर्थन गृह मंत्रालय से मिला, मिलना भी चाहिए, आखिर उस विभाग के मंत्री हैं। लेकिन जब तक दिल्ली की पुलिस हमारे इस सदन के माननीय सदस्य श्री नरेश गुजराल जी के पत्र का संतोषजनक जवाब नहीं देती है, तब तक मैं किसी भी तरीके से दिल्ली के पुलिस को दी जाने वाली क्लीन चिट को मानने के लिए माननीय मंत्री जी तैयार नहीं हूं। नरेश गुजराल जी ने क्या लिखा था, वो पत्र की प्रति आपकी नजर से भी गुजरी होगी, मेरे पास भी वो पत्र की प्रति है। उन्होंने कहा, अपने दुख को बयान किया कि एक एमपी की शिकायत के बावजूद भी जिन लोगों का नाम पता उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बताया था, दिल्ली की पुलिस ने उन्हें रत्ती भर भी राहत पहुंचाने की दिशा में कोई काम नहीं किया। मैं ये जानना चाहता हूं, जब आप जवाब दें तो कम से कम इस बात पर भी रोशनी डालिए कि चलिए हम फोन करते या टीएमसी वाले करते या सीपीएम वाले करते या कांग्रेस वाले करते तो आपके हिसाब से पुलिस चल रही थी, शायद इग्नोर कर देती। गुजराल साहब की फोन को और शिकायत को इग्नोर करने की कौन सी मजबूरियां दिल्ली पुलिस की रही थी कि उस पर भी कोई गौर व फिक्र दिल्ली की पुलिस ने नहीं किया। बहुत सारी बातें कही गई, आरोप लगाए गए। अगर आप 2002 की बात करोगे तो हम 1984 की बात करेंगे। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूं जो इस प्रतिस्पर्धा में पड़ते हैं कि 84 में इतना हुआ था तो 2002 में इतना हुआ और जो कमी रह गई अब हम उसे 2020 में पूरा करेंगे। ये कोई बहुत हेल्दी ट्रेंड कम से कम विचार विमर्श करने का या बहस का नहीं है। मैं कोई इतिहास में नहीं जाना चाहता और खास तौर से इतिहास में जो राजनीतिक लाभ के लिए कदम उठाए गए हैं या जो काम किए गए हैं, चाहे वो सांप्रदायिक तरीके से हो या दूसरे तरीकों से हो, लेकिन मैं इतिहास के कुछ ऐसे उद्धरण मेरे हाथ में है माननीय सभापति जी, और समय कम होने की वजह से मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा और सदन से कहना चाहूंगा कि इन पर जरा गौर करें। 1969 अहमदाबाद का रॉयट जस्टिस जगमोहन रेड्डी कमीशन। 1970 भिवंडी का रॉयट जस्टिस डीपी मदान कमीशन। 1971 तिरशेरी कुन्नूर जिले का है केरल में, वहां का रॉयट जस्टिस जोसेफ कमीशन। जमशेदपुर 1979 का रॉयट जस्टिस जितेंद्र नारायण कमीशन। और कन्याकुमारी का 1982 का रॉयट जो हिंदू और क्रिश्चियंस का रॉयट था, उसके अंदर जस्टिस वेणुगोपाल कमीशन। इन सब कमीशंस की रिपोर्ट, उसके उद्धरण मेरे पास हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज देश के सामने होने चाहिए। इस सारे के सारे कमीशनों ने एक खास राजनीतिक विचार, एक खास राजनीतिक परिवार जो इस देश के अंदर तबाही और बर्बादी मचाना चाहता है, उसकी तरफ नाम लेकर के इशारा किया है। सब समझ रहे होंगे। और तो और कमीशंस के बारे में कहा जा सकता है कि ये साहब इनकी कुछ लीनियंसी किसी तरफ थी या इनका झुकाव किसी तरफ था। हमारे सदन के एक सदस्य हैं, अभी थे, यहां चले गए, एमजे अकबर साहब, जमशेदपुर के रॉयट के बाद उनकी एक बड़ी मशहूर किताब रॉयट आफ्टर रॉयट आई है। उसके अंदर उन्होंने तत्कालीन एक
परिवार या संघ या जो भी कहिए उसके सरबराह का नाम लेकर के उनकी तरफ इंगित किया था कि किस तरीके से दंगों को संचालित किया जाता है। आखिर में सर, क्योंकि समय कम है और मैं समय हो कोई गया। लंबी बात नहीं करना चाहता, मेरा है अभी तो समय है मेरे पास। अच्छा, पूरा हो गया, माइनस हो गया। ओके सर, मैं ये कहना चाहता हूं सर, कभी बात कपिल मिश्रा की जाती है जो रास्ते खाली करवाने का दावा कर रहे थे, कभी चौधरी साहब हैं एक, वो कहते हैं कि ये सब बलात्कारी हैं, तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे। एक ठाकुर साहब हैं, उन्होंने तो शूटिंग के आर्डर भी जारी कर दिए थे क्योंकि मंत्री का मुंह से निकला वाक्य आदेश होता है। एक साहब और हैं जो 15 करोड़ का दम भर रहे थे, वहां खड़े होकर के 15 करोड़ और 85 करोड़ कर रहे थे। और एक साहब हैं जो कई साल से जिनका वीडियो चलता है और वो 15 मिनट की धमकी देते हैं। वो चाहे गोली चलाने वाले ठाकुर साहब हों, चाहे रास्ता खाली कराने वाले मिश्रा जी हों, और चाहे वो 15 करोड़ वाले पठान साहब हों या 15 मिनट वाले छोटे भाईजान हों। मैं ये कहना चाहता हूं माननीय उपसभा अध्यक्ष जी, ये सब कुछ भी नहीं है, ये खिलौने हैं। और माननीय गृह मंत्री जी, जितनी चाबी आप इन खिलौनों में भरते हो ये इतनी दूर तक जाते हैं, इनका अपने आप में कोई वजूद नहीं है। आखिर में मैं दिल्ली के सभी हिंदुओं से, सभी मुसलमानों से, सभी सिखों से, सभी ईसाइयों से, सभी धर्मों के लोगों से अपने पार्टी की तरफ से ये अपील करते हुए कि दिल्ली के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें। मैं ये कहना चाहूंगा माननीय गृह मंत्री, आखिरी बात, कि कल आपने कहा कि आपने ट्रंप के साथ नाश्ता छोड़ दिया, ट्रंप के साथ लंच नहीं किया, ट्रंप के साथ डिनर नहीं किया, आपने इतना कुछ छोड़ा है। लेकिन अगर दंगों की जिम्मेदारी लेते हुए इस गृह मंत्री के पद को भी छोड़ देते तो इस देश के साथ बहुत बड़ा न्याय हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न आचार्य जी, आपके 2 मेंबर हैं। टाइम है सर।